1 दिसंबर का एडिटोरियल प्रभात खबर से। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कुछ दिन पहले संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिना जमानत और सुनवाई के लंबे समय से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भावात्मक निवेदन किया था। उस संगोष्ठी में प्रधान न्यायाधीश समेत सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति की अपील को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने देश भर के राज्य सरकारों और जेल अधिकारियों को एक ऐसे तमाम कैदियों के बारे में 15 दिन के भीतर जानकारी देने का निर्देश दिया। सभी आंकड़े राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार को सौंपे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने अपने अंग्रेजी भाषण से इतर हिंदी में बोलते हुए गरीब कैदियों और उनके परिजनों के कष्ट को रेखांकित किया था तथा उनके लिए कुछ करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जुलाई में एक संबोधन में अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से जेलों में बंद रखने पर चिंता जताई थी। पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर कुछ माह पहले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या 4.27 लाख से अधिक हो चुकी है। देश की सभी जेलों में बंद कुल कैदियों में 77% विचाराधीन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में यह भी कहा था कि जेलों में क्षमता से कहीं अधिक कैदी हैं तथा नए जेल बनाना विकास की निशानी नहीं है। देश में 5.54 लाख कैदी हैं जबकि जेलों की अधिकतम क्षमता 4.26 लाख लोगों के लिए ही है। विचाराधीन कैदी वे होते हैं जो आपराधिक मामलों में आरोपित होते हैं तथा अदालतों में उनकी सुनवाई हो रही होती है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अनेक निर्णयों एवं निर्देशों में कहा जा चुका है कि जमानत देने में अदालतों का रवैया नरम होना चाहिए। हाल ही में पूर्व और वर्तमान प्रधान न्यायाधीश भी ऐसे राय व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि मामूली अपराधों में भी अदालतें जमानत देने में संकोच करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कई बार पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध बहुत सारी ऐसी धाराएं भी लगा दी जाती हैं जो अपराध उस व्यक्ति ने किया भी नहीं होता। उनके रिपोर्ट यह जाहिर कर चुके हैं कि कैदियों में बड़ी संख्या अनपढ़, मामूली रूप से शिक्षित और वंचित लोगों की है। इनके परिजन अदालतों का खर्च वहन नहीं कर पाते। कई बार जमानत की साधारण शर्तें नहीं पूरी कर पाने की स्थिति में भी कैदियों को जेल में ही रहना पड़ता है। आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद स्थिति में जल्द सुधार होगा। आज भारत की G20 अध्यक्षता की पारी शुरू। हमारी आने वाली पीढ़ियों में उम्मीद जगाने के लिए हम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से पैदा होने वाले जोखिम को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली देश के बीच एक ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है आर्टिकल। G20 की पिछली 13 अध्यक्षताओं के दौरान G20
की पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान बृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों के शीर्ष से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे तथा यहाँ से और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जबकि भारत ने इस संपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं अपने आप से यह पूछता हूँ, क्या G20 अभी भी और आगे बढ़ सकता है क्या? हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता के मूलभूत बदलाव को उत्प्रेरित कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी परिस्थितियाँ हमारी मानसिकता को आकार देती हैं। पूरे इतिहास के दौरान मानवता अभाव में रही। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। विभिन्न विचारधाराओं और पहचानों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा आदर्श बन गए। दुर्भाग्य से हम आज भी उसी शून्य युग की मानसिकता में अटके हुए हैं। हम इसे तब देखते हैं जब विभिन्न देश क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं। हम इसे तब देखते हैं जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है। हम इसे तब देखते हैं जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जो जमाखोरी की जाती है, भले ही अरबों लोग बीमारियों से असुरक्षित हों। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है। मैं इससे असहमत हूँ। मूलभूत एकात्मक की हिमायत करने वाली इतनी सारी आध्यात्मिक परंपराओं के अस्थायी आकर्षण को कैसे समझा जाए? भारत में प्रचलित ऐसी ही एक परंपरा है जो सभी जीवित प्राणियों और यहाँ तक कि निर्जीव चीज़ों को भी एक समान ही 5 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पंचतत्व से बना हुआ मानती है। इन तत्वों का सामंजस्य हमारे भीतर और हमारे बीच भी हमारे भौतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण के लिए आवश्यक है। भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। आज हमारे पास दुनिया के सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के साधन हैं। आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे युग को युद्ध का युग होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसे जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। सौभाग्य से आज की जो तकनीक है वह हमें मानवता के व्यापक पैमाने पर समस्याओं का समाधान करने का साधन भी प्रदान करती है। आज हम जिस विशाल वर्चुअल दुनिया में रहते हैं वह डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मापनीयता को प्रदर्शित करती है। भारत इस सकल विश्व का सूक्ष्म जगत है जहां विश्व की आबादी का 1/6 हिस्सा रहता है, जहां
और जहां भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है। सामूहिक निर्णय लेने की सबसे पुरानी ज्ञात परंपराओं वाली सभ्यता होने के नाते भारत दुनिया के लोकतंत्र के मूलभूत डीएनए में योगदान देता है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी फरमान से नहीं, बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाज़ों को एक सुरीले स्वर में मिलाकर बनाई गई है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रतिभाशाली युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा का पोषण करते हुए हमारा नागरिक केंद्रित शासन मॉडल एकदम हाशिए पर पड़े नागरिकों का भी ख्याल रखता है। हमने राष्ट्रीय विकास को ऊपर से नीचे की ओर के शासन की कवायद नहीं, बल्कि एक नागरिक नेतृत्व वाला जन आंदोलन बनाने की कोशिश की है। हमने ऐसी डिजिटल जन उपयोगिताएं निर्मित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है, जो खुली, समावेशी और अंतर संचालित हैं। इनके कारण सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे विविध क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति हुई है। इन सभी कारणों से भारत के अनुभव संभावित वैश्विक समाधानों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। G20 अध्यक्षता के दौरान हम भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक संभावित टेम्पलेट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हमारी G20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारे G20 भागीदारों, बल्कि वैश्विक दक्षिण में हमारे साथ चलने वाले देशों, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, के परामर्श के निर्धारित किया जाएगा। हमारी प्राथमिकताएं हमारी एक पृथ्वी को संरक्षित करने, हमारे एक परिवार में सद्भाव पैदा करने और हमारे एक भविष्य को आशान्वित करने पर केंद्रित होंगी। अपने प्लेनेट को पोषित करने के लिए हम भारत की प्रकृति की देखभाल करने की परंपरा के आधार पर अस्थायी और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहन करेंगे। मानव परिवार के भीतर सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए हम खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि भू-राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बने। जैसा हमारे अपने परिवारों में होता है, जिनकी ज़रूरतें सबसे ज़्यादा होती हैं, हमें उनकी चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों में उम्मीद जगाने के लिए हम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के बीच एक ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। आइए हम भारत की G20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट हों। आइए हम मानव केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को स्वरूप देने के लिए एक साथ मिलकर काम करें।
अब है पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, लिखते हैं, झरने बचेंगे तो बचेंगी नदियाँ। जल ग्रहण क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को कायम रखने और भूजल एवं धरती पर जल प्रवाह को प्रदूषण को रोकने की किसी को परवाह नहीं है। मौसम चक्र तेजी से बदल रहा है। कहीं बरसात कम हो रही है तो कहीं अचानक ज़रूरत से ज़्यादा बरसात। फिर धरती का तापमान तो बढ़ ही रहा है। झरने हमारे सुरक्षित और शुद्ध जल का भंडार तो है ही। नदियों के प्राण भी इसी में बसे हैं। जलवायु परिवर्तन की मार अब भारत में प्रत्येक प्राकृतिक संरचना और उसके जरिए समाज पर पड़ रही है। झरने एक ऐसा जल स्रोत हैं जिस पर बड़ी आबादी निर्भर है, लेकिन उनमें सिकुड़ने पर समाज का अपेक्षित ध्यान नहीं जा रहा है। देश के सैकड़ों गैर हिमालयी नदियों, खासकर दक्षिण राज्यों का उद्गम ही झरनों से है। नर्मदा, सोन जैसी विशाल नदियाँ मध्य प्रदेश में अमरकंटक से झरने से ही फूटती हैं। झरने का अस्तित्व पहाड़ से है, उसे ताकत मिलती है घने जंगलों से और संरक्षण मिलता है। अविरल प्रवाह से वर्ष 2020 में शोध पत्रिका वाटर पॉलिसी ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित 13 शहरों में 10 अध्ययनों की एक श्रृंखला आयोजित की थी। उनमें खुलासा हुआ कि कई शहर, जिनमें मसूरी, दार्जिलिंग और काठमांडू जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल शामिल हैं, पानी की मांग आपूर्ति के गहरे अंतर का सामना कर रहे हैं। इनका मूल कारण जल सरिताओं, झरनों का सूखना है। यही बात अगस्त 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट में कही गई थी। झरना एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है जहां से जल एक्वीफर्स यानी चट्टान की परत जिसमें भूजल होता है से प्रकृति की सतह तक बहता है। पूरे भारत में लगभग 50 लाख झरने हैं, जिनमें से लगभग 30 लाख हिमालय क्षेत्र में हैं। हमारे देश की 20 करोड़ से अधिक आबादी पानी के लिए झरनों पर निर्भर है। भारतीय हिमालयन क्षेत्र 2500 किलोमीटर लंबे और 250 से 300 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैला है और इनमें 12 राज्यों के 60,000 गांव हैं, जिसकी आबादी 5 करोड़ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इसके दायरे में हैं। असम और पश्चिम बंगाल भी आंशिक रूप से इसके तहत आते हैं। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों में कभी 12मासी रहने वाले झरने मौसमी होते जा रहे हैं और इसका सीधा असर कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों पर हो रहा है। झरनों के जल ग्रहण क्षेत्र में बेपरवाही से रोपे जा रहे नलकूपों ने भी झरनों का रास्ता रोका है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में झरनों की संख्या पिछले 150 वर्षों में 360 से घटकर 60 रह गई है। उत्तराखंड में 90% पेयजल आपूर्ति झरनों पर निर्भर है, जबकि मेघालय में राज्य के सभी गांव पीने और सिंचाई के लिए झरनों का उपयोग करते हैं। ये झरने जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक भी हैं। झरनों के लगातार लुप्त होने या उनमें जल कम होने का सारा दोष जलवायु परिवर्तन पर नहीं मढ़ा जा सकता।
अंधाधुंध पेड़ कटाई और निर्माण के कारण पहाड़ों को हो रहे नुकसान के ने झरनों के प्राकृतिक मार्गों में अवरोध पैदा किया है। भले ही बांध बनाकर पहाड़ों पर पानी एकत्र करने को आधुनिक विज्ञान अपनी सफलता मान रहा हो, लेकिन ऐसी संरचनाओं के निर्माण के लिए निर्ममता से होने वाले बारूदी धमाके और पारंपरिक जंगलों के उजाड़ने से सदा नीरा कहलाने वाली नदियाँ के प्रवाह में होने वाली कमी पर कोई विचार कर नहीं रहा है। हालांकि नीति आयोग ने 2018 में झरना संरक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना तैयार की थी और यह उसकी 4 साल पुरानी एक रिपोर्ट पर आधारित थी, पर अभी तक इस दिशा में किसी तरह की प्रगति नहीं हुई है। यह जानकर सुखद लगेगा कि सिक्किम ने इस संकट को 2009 में ही भांप लिया था। इससे पहले सिक्किम में प्रति परिवार पानी का खर्च 3200 रुपये महीना था। इसके बाद सरकार ने स्प्रिंग सेड प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। साल 2013 से 14 में झरनों के आसपास 120 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढे बनाकर बारिश का पानी संरक्षित करने पर काम शुरू किया और इसके 100% परिणाम आने शुरू हो गए। अब पूरे राज्य में धारा विकास योजना चल रही है और परिवारों का पानी पर होने वाला खर्च भी खत्म हो गया है। झरनों को लेकर सबसे अधिक बेपरवाही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, जो बीते 5 सालों में भूस्खलन के कारण तेजी से बिखर भी रहे हैं। इन राज्यों में झरनों के आसपास भूमि संरक्षण कम करने, हरियाली बढ़ाने और मिट्टी के नैसर्गिक गुणों को बनाए रखने की कोई नीति नहीं बनाई गई। मिट्टी में पानी का प्राकृतिक प्रवाह बढ़ाने और एक्वीफर्स या जल भृत में अधिक बरसाती जल पहुँचने के मार्ग खोलने पर विचार ही नहीं हुआ। जलग्रहण क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखते हुए पारिस्थितिकी तंत्र को कायम रखने और भूजल एवं धरती पर जल प्रवाह के प्रदूषण को रोकने की किसी को परवाह नहीं है। यह अब किसी से छिपा नहीं है कि मौसम चक्र तेजी से बदल रहा है। कहीं बरसात कम हो रही है तो कहीं अचानक ज़रूरत से ज़्यादा बरसात, फिर धरती का तापमान तो बढ़ ही रहा है। झरने हमारे सुरक्षित और शुद्ध जल भंडार तो हैं ही, नदियों के प्राण भी इसी में बसे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि नैसर्गिक जल सरिताओं और झरनों के कुछ दायरे में निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक हो। ऐसे स्थानों पर कोई बड़ी परियोजनाएं न लाई जाए जहां का पर्यावरणीय संतुलन झरनों से हो। देश दुनिया से है एक आर्टिकल। ब्रिटेन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में। ब्रिटेन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? खतरे में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वह मौलिक आधार है जिस पर लोकतांत्रिक जीवन का निर्माण होता है। हमारी कई अन्य बहुमूल्य स्वतंत्रताएं इसी से उपजी हैं, पर ब्रिटेन में यह अब कुलीन वर्ग और अपराधियों के कारण खतरे में है, जो अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुनिया के अत्यधिक धनी लोग पत्रकारों, लेखकों,
भेदियों और उनकी छानबीन करने वाले व्यक्ति को झूठे मुकदमे से परेशान कर रहे हैं। जिस तरह लंदन कुलीनबर्ग में मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रमुख स्थल बन गया है, उसी तरह ब्रिटेन उनके आलोचकों पर मुद्दा चलाने के लिए आदर्श स्थल बन गया है। ब्रिटेन दुनिया के कुछ सबसे निष्पक्ष और बेहतरीन न्यायालयों का घर है, पर ऐसे मामलों को बचाव करने के लिए इसमें लगने वाला अत्यधिक धन और समय अमीर व शक्तिशाली को अनुचित लाभ देता है और व्यवस्था के दुरुपयोग का रास्ता खुल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और प्रमुख विदेशी व्यवसायी या राजनेता द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच और खुलासा करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि यदि आप अपने दावों को वापस नहीं लेते हैं तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा और आपको आसपास के सबसे महंगे वकीलों के सामने अपना बचाव करना होगा। स्पष्ट है कि या तो अपनी रिपोर्टिंग वापस ले लेंगे और माफ़ी मांगेंगे या फिर अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। एक झूठे मुकदमे लड़ते हुए दिवालिया हो जाएंगे। ब्रिटेन में ऐसा लगातार हो रहा है। न्यायालय इसे अपने निर्णयों से नहीं बल्कि प्रक्रिया की लागत और जटिलता से सुगम बना रही है। ब्रिटिश कानूनी फर्म आरोप लगाने वालों का प्रतिनिधित्व करके इससे बड़ी रकम कमा रहे हैं। इस कारण अभिव्यक्ति की आज़ादी को नुकसान पहुंच रहा है। डेविड जी लिखे हैं ये। अब है कुछ अलग। 5G यहाँ वहाँ कहाँ तक। ये है संतोष उत्सुक बैंकर हैं। उन्होंने कह दिया कि 5G को देश के चप्पे चप्पे में जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। सही बात है। उन्होंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था भी 5G है, इसलिए हाई स्पीड इंटरनेट की रफ्तार उससे मैच करेगी। 5G फाइबर 5 स्टार से मिलता जुलता शब्द संयोजन है। 5G बोल रहे हों तो 5 स्टार जैसी फीलिंग आती है। यह बहुत खुशी की बात है। 5G आए हैं और वापस नहीं जाएंगे। वह बात दूसरी है कि गरीबी कब से आई है, वापसी नहीं जाती। सरकार जी मानवता बस करोड़ों को खाना खिला रही है। गलत बंदे हैं जो कहते हैं वोटों के बदले खिला रही है। हमें विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनना है। इस संदर्भ में उन्होंने समझाया, जब किसी सभ्य समाज के 10% लोग इंटरनेट प्रयोग करते हैं तो GDP 1% बढ़ती है। इंटरनेट प्रयोग करने का सबसे सुविधाजनक पहलू है कि इसमें दिमाग नहीं लगता। इसके लिए दिल बड़ा चाहिए, वो हमारे पास है। अगर GDP 100% हो जाए तो शुक्र ग्रह को छू लेगी। इसकी 5G नुमा रफ्तार से जीवन के 5 तत्व धारित आसमान, हवा, पानी और अग्नि, धरती, आसमान, हवा, पानी और अग्नि को नवजीवन मिल पाएगा। मोबाइल से दिमाग समृद्ध हो रहा है। एक में एक भी जमा
करना हो तो मोबाइल जी करते हैं। मुँह जवानी तो 2 दूनी 5 करने में भी सक्षम हो गए हैं। ऐसे में 5G बहुत ज़रूरी है ताकि विकास जी का शासन और समृद्ध हो। वह बात बिल्कुल अलग है कि बस्तियों मोहल्लों में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, लेकिन इसका 5G से क्या रिश्ता? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सड़क गली में चलना आफत, ट्रैफिक है, पैदल चलना मरना है, पर उसका 5G से कोई लिंक नहीं। यह वारिस की गलती है कि इस वर्ष अधिक हुई। इसे 5G से जोड़ना गलत है। इलेक्ट्रॉनिक प्रगति और पानी से हानि 2 बिल्कुल अलग विषय हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आमजन का जीवन स्तर सुधरेगा या महिला सुरक्षा में गड्ढे हैं, इसका 5G से कोई लेना देना नहीं है। समाज में दिखावा, अविश्वास, अंधविश्वास, घृणा बढ़ रही है तो बढ़ने का मतलब आगे बढ़ना यानी विकास ही हुआ। इनका भी 5G से संबंध नहीं दिखता। महिलाएं 5G प्रयोग करेंगी तो महिला सशक्तिकरण के साथ सशस्त्रीकरण भी होगा। 5G भी तो संपूर्ण शस्त्र है। डेटा सस्ता हो या महंगा, इससे पेट भरे या ना भरे, तन और मन तो भर सकता है। पेट की भूख और बेरोजगारी के साथ इसे न जोड़ें। 5G का सिर्फ जी से निजी नाता है, जिससे हमारा जीवन स्तर अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाई पर पहुंच जाता है। 5G की पहुंच यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ तक है। जब 6G आएगा तो अधिक बारे न्यारे हो जाएंगे। अब छपरा से युगल किशोर राही लिख रहे हैं, मोटे अनाज के लाभ। मोटे अनाज को प्रत्येक व्यक्ति की थाली में परोसने का जिम्मा केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय को दिया है। मंत्रालय देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर मोटे अनाज के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जलपान गृह की एक संशोधित व्यंजन सूची भी जारी की है, जिसमें रागी लड्डू, रागी कटलेट, बाजरे की खिचड़ी, गढ़वाली चावल जैसे कई विशिष्ट खाद्य पदार्थ शामिल किए गए हैं। अब बताएं कुप्रथाओं का मूल अज्ञान। ये कौन लिख रहे हैं? कांतिलाल मांडोत सूरत से। आज समाज में अनेक कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिनमें मूल में अज्ञान, अविवेक और अंधविश्वास है। कोई भी प्रथा जब शुरू होती है तो उसका उद्देश्य उन प्रथाओं के आधार पर समाज में संतुलन बनाना होता है, पर जब मूल दृष्टिकोण लुप्त हो जाए तो संतुलन के बजाय असंतुलन और अव्यवस्था फैल जाती है और फिर वही प्रथा कुप्रथा बन जाती है। प्रथाएं अगर अच्छी हैं तो अभिनंदनीय एवं अनुकरणीय हैं, किंतु कुप्रथाएं कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती, अतः उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। इसी के साथ 1 दिसंबर का एडिटोरियल प्रभात खबर का समाप्त होता है।